डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपने भाषण से पूरे भारत में तहलका मचा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है अपने भाषण में कि वहां अमेरिका के खजाने से 21 मिलियन डॉलर भारत गया मोदी सरकार को हटाने के लिए और दूसरे किसी व्यक्ति को सत्ता में लाने के लिए। अब आप समझदार हैं, किस पार्टी को सत्ता में आने की लालच है ये आप समझ सकते हैं। हम लोग को क्या है, हम लोग को तो सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी के नाम पे सिर्फ झुंझुना बजाना है, सरकार को घेरना है, चाहे वो सही हो गलत हो, क्या कर रही है सरकार नहीं करी उससे क्या मतलब है। चलिए रोज की तरह आज भी हम लोग करंट अफेयर सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन में हम लोग द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इंपॉर्टेंट न्यूज को देखेंगे, साथ ही उस पर जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर भी ध्यान देंगे। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। जो आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज है सबको एक बार देख लेते हैं। पहला जो न्यूज है वो है भारत को IALA का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। ठीक है, भारत को IALA का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। यूएई में जो है नैवडेक्स 2025 का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर में तीसरा सरस मेला का आयोजन किया गया है। झारखंड में निकोटीन वाला जितना भी पान मसाला गुटखा था उसको 1 साल के लिए बैन कर दिया गया है। केरला ने एन प्राउड योजना लॉन्च की है, जो अनयूज्ड मेडिसिन होते हैं उसके कलेक्शन डिस्पोजल के लिए। अजमेर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर समिट का आयोजन होने वाला है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को आयोजित हुआ, मनाया जाता है हर साल। 9वां एशियाई इकोनॉमिक डायलॉग पुणे में जो है संपन्न हुआ है। कल्कि धाम का पहला फाउंडेशन दिवस था, कल्कि धाम का पहला फाउंडेशन दिवस मनाया गया है कल्कि धाम संबल में। विजेंद्र गुप्ता को दिल्ली असेंबली का स्पीकर बनाया गया है। पीएम मोदी ने फर्स्ट सोल कनक्लेव का आयोजन किया है। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस देने में भारत अब सेकंड पोजीशन, दूसरा देश बन गया है जिसने इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस देना शुरू किया अपने पायलट्स को। वी अनंत नागेश्वरम जो वर्तमान में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, उनका जो है टर्म एक्सटेंड कर दिया गया है। एसडीजी रिपोर्ट 2024 जो है एशिया और पैसिफिक रीजन्स को लेकर के वो इशू कर दिया गया है। और एक यूनाइटेड नेशंस को लेकर के एक बेसिक प्रश्न है। ठीक है, तो ये सारे जो है मेन करंट अफेयर्स है, हमारे आज के चर्चा का विषय है। चलिए जो पहला प्रश्न है आज का वो देखते हैं। हाल ही में किस देश को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एड्स टू मैरीटाइम नेविगेशन का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। ठीक है, तो किसको चुना गया है हम लोग जानते हैं, भारत को जो है क्या चुना गया है, एज ए वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। ठीक है, भारत क्या है अब इस संस्था में वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, ये संस्था क्या है, किससे से रिलेटेड है, तो ये मैरीटाइम नेविगेशन से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है, तो मैरीटाइम नेविगेशन से। ठीक है, मैरीटाइम नेविगेशन से। मैरीटाइम नेविगेशन का मतलब क्या हो गया, समुद्री यातायात, यानी समुद्र वगैरह में जो है जहाज जाते हैं, हर देश का जहाज जाता है, क्योंकि आज के टाइम में जो है सबसे बड़ा साधन और जो है सामान पहुंचाने का, ट्रांसपोर्टेशन का समुद्र ही है, आज के टाइम में भी और पुराने जमाने में भी था। तो मैरीटाइम नेविगेशन के लिए ये संस्था बनाई गई थी। इस संस्था का मूल नाम जो है IALA है और 1957 में एज ए NGO इसका गठन हुआ था। ठीक है, NGO इसका गठन हुआ था और इसलिए जो है पिछले साल 2024 में अगस्त में क्या किया गया, इसको एक नॉन गवर्नमेंटल फोरम के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट फोरम, फोरम मतलब जहां पे बैठ करके सभी देश जो है क्या करेंगे, अपने अपने विचार को प्रकट करेंगे, जो भी इश्यूज है उस बारे में चर्चा करेंगे कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा। ठीक है, और इसी का पहला जनरल असेंबली, फर्स्ट जनरल असेंबली मीटिंग किया गया था सिंगापुर में। ठीक है, फर्स्ट जनरल असेंबली मीटिंग हुआ था इसी संस्था का। ठीक है, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर एड्स फॉर मैरीटाइम नेविगेशन का। ठीक है, चलिए कहां पे हुआ था, सिंगापुर में हुआ था। और इसी मीटिंग में भारत को क्या चुन लिया गया, भारत को वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया गया। ठीक है, तो इसे बहुत सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे। पहला तो ये प्रश्न बन जाएगा, भारत वाइस प्रेसिडेंट बन गया है। दूसरा, ये मीटिंग कहां पे हुई थी। ठीक है, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर एड्स फॉर मैरीटाइम नेविगेशन का मीटिंग कहां पे हुआ था, तो सिंगापुर में हुआ था। कैसी संस्था है वर्तमान में, ये तो नॉन गवर्नमेंटल फोरम है। ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल फोरम है। किस संस्था के रूप में शुरुआत हुई थी, तो NGO के रूप में शुरुआत हुई थी। संस्था का काम क्या है, तो समुद्री यातायात से रिलेटेड बातों को, विचारों को उस स्टेज पे उठाना, उसका समाधान करने की दिशा में जो है सभी देशों के साथ विचार विमर्श करना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्या है।
नेक्स्ट है नैवडेक्स 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। ठीक है, क्या है, नैवडेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो यूएई में। यूएई में भी कहाँ, अबू धाबी में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। अबू धाबी में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो नैवडेक्स आखिर है क्या है नैवडेक्स। ठीक है, तो ये है नैवडेक्स का जो फुल फॉर्म होता है नेवल डिफेंस, नैवडेक्स, नेवल डिफेंस एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस। ठीक है, कॉन्फ्रेंस कहां पे होगा ये, अबू धाबी, यूएई। ठीक है, तो क्या है ये, एग्जीबिशन है किसका, नेवल डिफेंस का। नेवल डिफेंस में क्या आ जाएंगे, तो जितने भी आपके शिप हैं, समुद्री जहाज हैं और इंडियन नेवी के जो भी वेसल्स हैं या पनडुब्बी वगैरह है, सबमरीन्स है, वो सब कुछ जो है किस में आ जाएगा, नेवल डिफेंस में आ जाएगा। और ये एक नैवडेक्स क्या है, एक प्रदर्शनी टाइप का है। ठीक है, नेवल एग्जीबिशन है, ये प्रदर्शनी टाइप का। यहाँ पे हर देश क्या करेगा, अपना अपना जहाज लेकर के जाएगा वहां पे शो करने के लिए कि ये जो है हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी से भरपूर जो है ये जहाज है, ये पेट्रोलिंग के लिए यूज होता है, ये मार करने के लिए यूज होता है। और जिस देश को इंटरेस्ट होगा, वहां सभी देशों के प्रतिनिधि आए होंगे, जिस देश को इंटरेस्ट होगा वो वहां से परचेज कर लेगा, उस देश को ऑर्डर दे देगा। ठीक है, तो ये सिर्फ प्रदर्शनी है। ठीक है, उसके बाद विचार विमर्श भी होगा नेवल डिफेंस को लेकर के, किस तरह से क्या मजबूत करना चाहिए, कैसे क्या करना है। ठीक है, तो क्या कहां पे हुआ है नैवडेक्स 2025, अबू धाबी यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुआ है। भारत के तरफ से किसको भेजा गया है, आईसीजीएस के सूर को। ठीक है, आईसीजीएस इंडियन कोस्ट गार्ड को से सूर को भेजा गया। सूर क्या है, एक वेसल है। ठीक है, जहाज है। इसके अलावा जो भारत की जो सबसे ज्यादा जो नेवल डिफेंस में योगदान है जिस कंपनी का, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, वो अपना एक एफपीवी और एक ओपीवी को भेजा। एफपीवी का मतलब होता है फास्ट पेट्रोल वेसल। ठीक है, ओपीवी का मतलब होता है ऑफशोर पेट्रोल वेसल। ठीक है, ओपीवी ऑफशोर पेट्रोल वेसल। तो एक फास्ट पेट्रोल वेसल और एक ओपीवी को भेजा। फास्ट पेट्रोल वेसल नाम से ही स्पष्ट है कि पेट्रोलिंग में इसका यूज होगा। और कैसे चलेगा, ये काफी फास्टली चलता है। तो आज के टाइम में सब देशों को जो है, जितने भी छोटे छोटे देश हैं, उस सब को सबसे ज्यादा जो आवश्यकता होती है वो पेट्रोल करने वाली गाड़ियों को होती है। ठीक है, पेट्रोल करने वाली जहाजों की होती है। इस कारण से जो है गोवा शिपयार्ड्स ने अपने 2 जहाज भेजे, वहां पे वेसल्स को भेजा है। ठीक है, आईसीजीएस की तरफ से सूर गया है। कहां पे नैवडेक्स का आयोजन किया जा रहा है, तो अबू धाबी यूएई में। याद रहेगा। चलिए, नैवडेक्स 2025। तीसरा है, जम्मू कश्मीर में आयोजित सरस आजीविका मेला का ये कौन सा संस्करण था, तो ये संस्करण था, तीसरा संस्करण था जम्मू कश्मीर का। ठीक है, तीसरा संस्करण था। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं। सरस मेला आखिर है क्या, सरस मेला। ठीक है, देश के अन्य हिस्सों में भी ये सरस मेला लगाया जाता है। ठीक है, तो ये लगाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के द्वारा। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर लाइवलीहुड रूरल मिशन के द्वारा। ठीक है, मेन क्या है, तो जितने भी ग्रामीण इलाके हैं, ठीक है, ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण इलाके के जो कारीगर हैं, बुनकर हैं, या फिर और भी किसी दूसरे टाइप के आर्टिजन्स है, वो अपने अपने आर्ट को वहाँ पे शो करेगी, इस मेले में शो करेगी, और लोग जो है वहाँ परचेज करेंगे। तो देश के अन्य भाग में भी लगता है। तो ये किससे रिलेटेड है, तो इसी तरह का नेशनल लेवल पे योजना चलता है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। ठीक है, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। ठीक है, ये मिशन चलता है और इसी के तहत जो है ग्रामीण इलाके में जो है रोजगार को विकसित करने के लिए उनके कलाकृतियों को, उनके
कला को दुनिया के सामने लाने के लिए इस मेले का आयोजन दुनिया के लगभग लगभग भाग में होता है। ठीक है, बिहार में भी लगा था। जैसे मिथिला पेंटिंग है मधुबनी का, उसको भी शोकेस करने के लिए सब मेला का आयोजन किया जाता है। तो जम्मू कश्मीर आप जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कारीगरी से भरा हुआ है, वहाँ के शॉल्स वगैरह काफ़ी नामी हैं, फिर मूर्ति कला वगैरह भी काफ़ी वहाँ का है। ठीक है, जो बुनकर हैं, बुनकर समुदाय है, वो भी उनकी उत्कृष्ट कारीगरी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जम्मू कश्मीर में जो समय के साथ खो गया था। और जानते ही कि जब से 370 हटा था तब से जो है एकदम एक काया पलट हो गया है जम्मू कश्मीर का। अभी रिसेंटली जो है, कल का ही ये न्यूज है, एक जो पत्रकार थे बीबीसी के, बीबीसी जानते ही हमेशा मतलब इंडिया के अगेंस्ट करने वाले दुश्मनों की कमी नहीं है। बीबीसी के एक पत्रकार हैं, वो उमर अब्दुल्ला से वो कर रहे थे और इंटरव्यू कर रहे थे, और उन्होंने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के रहते जम्मू कश्मीर में धारा 370 लाई जा सकती है या नहीं। और चीफ मिनिस्टर साहब ने एक लाइन में, एक शब्द में जवाब दिया, नहीं। ठीक है, बार रिपीट भी किया बीबीसी के पत्रकार ने कि मतलब आप सीधे बोल रहे हैं, नहीं कुछ और, तो नहीं, एक शब्द में नहीं, लाया ही नहीं जा सकता है। और प्रधानमंत्री जी ने भी पहले भी कई बार कहा है कि 370 को वो इतना गाड़ चुके हैं अंदर कि अब कोई भी दुनिया की शक्ति वापस रिस्टोर नहीं कर सकती। ठीक है, तो 370 भारत पे जो है एक बदनुमा कलंक था जिसको धो डाला गया है। अब जम्मू कश्मीर के अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं, और वहाँ के जो आवाम है, वहाँ के जो लोग हैं, अब दिन प्रतिदिन जो है वहाँ पे राइज हो रहा है, वहाँ पे विकास हो रहा है। ठीक है, तो उसी कड़ी में जो है सरस मेला का आयोजन किया गया। और ये कौन सा संस्करण है? ये तीसरा संस्करण है, 3rd एडिशन है इसका। ठीक है, चलिए अगला है, किस राज्य ने अपने यहाँ गुटखा पान मसाला पर 1 साल के लिए रोक लगा दी है? ठीक है, तो किस राज्य सरकार ने किया है ये? तो झारखंड ने किया है। ठीक है, गुटखा पान मसाला उसमें जिसमें निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, निकोटीन वाला जितना पदार्थ है, जितना पान मसाला है, सबको बैन कर दिया गया है। ठीक है, कितने साल के लिए? तो 1 साल के लिए भी किया गया है। ठीक है, 1 साल के लिए किया गया है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग शराब के पीछे इतना वो रहते हैं कि शराब बंद हो गया सारा क्राइम बंद हो जाएगा, लेकिन शराब से ज्यादा खतरनाक ये पान मसाला गुटखा है। ठीक है, इसका लॉन्ग टाइम इफेक्ट जो है बहुत ज्यादा होता है, इसलिए पूरे देश में इसको बंद करना चाहिए। ये राज्य में और 1 साल के लिए बंद, पहले भी झारखंड में बंद किया गया था। ठीक है, अब 1 साल इसलिए बंद किया गया है ताकि युवाओं पे जो है इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा था। पता नहीं, सरकार को जो है इनकम चाहिए, उसके अन्य भी स्रोत हैं, सरकार उस चीज से इनकम क्यों कमा रही है जिससे फिर वापस सरकार को उनके स्वास्थ्य में ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो पूरे देश में जो है बंद होना चाहिए पान मसाला गुटखा वगैरह को। ठीक है, सबको बंद होना चाहिए हर इलाके में। ठीक है, पहले भी ये बंद हुआ था। झारखंड के जो सीएम है वो कौन है? हेमंत सोरेन। और जो गवर्नर साहब हैं कौन है? संतोष गंगवार। ठीक है, इसी 2024 में इलेक्शन हुआ था और उसमें जो है नए सरकार हेमंत सोरेन ने ही बनाया था। ठीक है, बीजेपी वहां हार गई थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो प्रश्न है, किस राज्य ने अनयूज्ड ड्रग्स के डिस्पोजल के लिए एन प्राउड अभियान शुरू किया है? ठीक है, एन प्राउड अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ये केरला के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, केरल सरकार के द्वारा एन प्राउड अभियान शुरू किया। अब क्या है ये अभियान? ठीक है, तो आप देखते होंगे कि घर में जो है काफी कोई मेडिसिन हम परचेज किए, एक पत्ता परचेज करके ले आए, उसका यूज नहीं हुआ, 1-2 खाए, यूज नहीं हुआ, और वो पूरा जो है एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, अब मे भी कि कभी कभी हमको दिखता नहीं है एक्सपायरी डेट वगैरह, और फिर से जो है लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे ही पड़ा रहता है, तो वो उसका डिस्पोजल भी सही से नहीं हो पाता है। इसलिए केरल सरकार ने क्या किया है कि घर घर जाकर क्या करेगी, एक कलेक्शन करेगी। ठीक है, कलेक्शन करेगी किसका? अनयूज्ड ड्रग का, यानी जो प्रयोग नहीं किया गया है उन दवाओं का जो है ये कलेक्शन करेगी, और उसके बाद जो है साइंटिफिक विधि से, यानी कि वैज्ञानिक विधि से जो है डिस्पोजल करेगी, यानी उसको खत्म करेगी, उसका निस्तारण करेगी। ठीक है, किसके द्वारा? केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। योजना का नाम क्या रखा गया? एन प्राउड। ठीक है, एन प्राउड। केरल के जो सीएम है, कौन है केरल के सीएम? पिनाराई विजयन।
विजयन, ठीक है। और गवर्नर साहब को जानते ही हैं, गवर्नर है कौन, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ठीक है। पिनराई विजयन सीएम है और केरल के ये है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। एंड प्राउड का फुल फॉर्म होता है न्यू प्रोग्राम फॉर कलेक्शन ये अनयूज्ड ड्रग्स, ठीक है, अनयूज्ड ड्रग्स। चलिए, सीएम है कौन, पिनराई विजयन, एंड गवर्नर कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। भारत का पहला ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ठीक है। भारत के पहले ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है अजमेर में, ठीक है। अजमेर कहाँ, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस जो है भारत में पहली बार इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। जो भी ट्रांसजेंडर्स हैं उनके लिए महासम्मेलन, ठीक है, क्या किया जा रहा है, महासम्मेलन है, महासम्मेलन ट्रांसजेंडर्स के लिए, ठीक है, ट्रांसजेंडर के लिए महासम्मेलन है। और भारत में पहली बार इस तरह का हो रहा है। उसमें ट्रांसजेंडर से संबंधित जो भी इश्यूज हैं उनको रखा जाएगा, उनको एड्रेस किया जाएगा, ठीक है। ये राजस्थान के जो है चीफ मिनिस्टर है, इनका नाम जो है आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है, ठीक है, कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है आपको 21 फरवरी को, ठीक है। कब मनाया गया है, 21 फरवरी को, ठीक है। तो दुनिया में सबका अपना अपना एक मातृभाषा होता है, मातृभूमि और उसकी एक भाषा होती है, ठीक है। पूरी दुनिया की बात करें तो 8000 से ज्यादा जो है मातृभाषाएं, मदर लैंग्वेज है, ठीक है। इस कारण से यूनेस्को ने डिसाइड किया, ठीक है, किस संस्था ने डिसाइड किया है, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, किस संस्था के द्वारा ये ऑर्गेनाइज होता है, तो यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को ने 1999 में डिसाइड किया कि हम लोग जो है क्या करेंगे, 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाएंगे, ताकि लोग जो है अपने मदर लैंग्वेज के प्रति जागरूक हो और उन भाषाओं का लोप ना हो, ठीक है। भारत की ही बात करें तो हर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर में जो है भाषा चेंज हो जाती है, बोली चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यूनेस्को के द्वारा ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अगर यूनेस्को की बात करें, क्या होता है फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्या काम करती है ये, तो पूरी दुनिया में जितना भी एजुकेशन से रिलेटेड चीजें हैं, साइंस से रिलेटेड चीज है या सांस्कृतिक धरोहर है, उन सब के प्रति अवेयर करता है, पूरी दुनिया को संरक्षित करने का प्रयास करता है। यूनेस्को के द्वारा कोई चीज धरोहर माना जाता है, आप न्यूज में सुनते होंगे, इसको हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो जिसको भी हेरिटेज साइट घोषित कर दिया जाता है पूरी दुनिया की नजर में आ जाता है, वहां का टूरिज्म वगैरह बढ़ जाता है। तो जितना भी एजुकेशन से रिलेटेड महत्वपूर्ण चीजें हैं दुनिया में, जितना भी साइंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण चीजें हैं और कल्चर से रिलेटेड महत्वपूर्ण चीजें हैं, सबको संरक्षित करने का प्रयास जो है यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में जो इसके चीफ हैं, मुखिया हैं, वो है एड्रे एजोले, ठीक है। चलिए, यूनेस्को के द्वारा ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अगला है, हाल ही ने 9वें एशियाई इकोनॉमिक डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया था, ठीक है। तो 9th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग का आयोजन किया गया है पुणे में किया गया, ठीक है। और किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा। किसके द्वारा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा जो है ये आयोजन किया गया था। पीयूष गोयल जो है इसमें जो है कीनोट स्पीकर थे, ठीक है, कीनोट स्पीकर थे पीयूष गोयल, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज से के मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, और उन्होंने भी जो है ये डायलॉग रखा, अपनी बातों को रखा। तो ये क्या था,
एशिया रीजन में, पूरे एशिया के कंट्रीज को लेकर के उनकी क्या समस्याएं हैं उनको रखा गया कि आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में, आर्थिक विकास के लिए जो है उनकी क्या समस्या है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये एशिया इकोनॉमिक डायलॉग का कौन सा वर्जन था, तो 9वां एडिशन था। और दूसरा कहां पे आयोजित हुआ, तो पुणे में आयोजित किया गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में कल्की धाम का पहला फाउंडेशन दिवस कहां मनाया गया। तो कल्की धाम हम जानते हैं कि भगवान कल्की जो है कहां अवतार लेने वाले हैं, संभल में अवतार लेने वाले हैं। ठीक है, और पहले भगवान है कि भगवान के आने से पहले ही वहां पे जो है मंदिर बना दिया गया। ठीक है, कल्की धाम का जो शिलान्यास है पिछले ही साल जो है 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने हाथों से किया था। ठीक है, फरवरी 2024 को कल्की धाम का शिलान्यास किया गया, कल्की धाम का शिलान्यास किया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। और ये साल जो है क्या हो गया, 1 वर्ष पूरा हो गया, तो फाउंडेशन डे मनाया गया, कल्की धाम का फाउंडेशन डे मनाया गया था। ठीक है, ये प्रमोद कृष्णन है, आचार्य प्रमोद कृष्णन है, पहले कांग्रेस से जुड़े हुए थे, कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, प्रवक्ता थे, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ, इनको आपत्ति हुई अपने धर्म को लेकर के, ये जागरूक हुए और इन्होंने जो है कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन किया। ठीक है, और वैसे अभी वर्तमान में निष्पक्ष रहते हैं, ठीक, किसी पार्टी में अधिक रूप से सक्रिय नहीं, लेकिन कांग्रेस का इन्होंने पूरी तरह से परित्याग कर दिया है। ठीक है, कल्की धाम बनाने का प्रयास किया था और प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया था, तो पिछले ही साल जो है कल्की धाम का शिलान्यास किया गया था। इसमें जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे। ठीक है, और फाउंडेशन डे में भी जो है यूपी की जो गवर्नर है उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। यूपी की गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, इन्होंने भी जो है वहां पार्टिसिपेट किया, मुख्यमंत्री साहब भी मौजूद थे। ठीक है, तो पहला फाउंडेशन दिवस मनाया गया है संभल में। ठीक है, संभल काफी इंपॉर्टेंट जो है साइट है। ठीक है, क्योंकि यहीं पे जो है पुराणों के अनुसार यहीं पे कल्की भगवान का अवतरण होगा। ठीक है, भगवान कल्की का अवतरण होगा। भगवान कल्की जो है भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक है, अंतिम अवतार है, 10 अवतारों में अंतिम है। ठीक है, तो संभल क्या है, कल्की धाम का जो है शिलान्यास किया गया था 2024 में और इसी का फाउंडेशन डे मनाया गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है। ठीक है, दिल्ली विधानसभा के स्पीकर के रूप में चुना गया है किसको, विजेंद्र गुप्ता को। ठीक है, विजेंद्र गुप्ता को चुना गया है। तो दिल्ली का न्यूज जो है देख ही रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग था। ठीक है, जो आदमी 10 साल से सत्ता में राज कर रहा था, काम न करने की वजह से उसको सत्ता से बाहर कर दिया गया है और नई पार्टी जो है बीजेपी जो है वहां पे चुनी गई है, सरकार बना ली है। और सीएम कौन बनी है, ये सब आपको याद रखना है। सीएम कौन बनी है दिल्ली के, तो रेखा गुप्ता, याद रखिएगा, रेखा गुप्ता। डिप्टी सीएम कौन है दिल्ली के, तो ये है परवेश वर्मा, जिन्होंने केजरीवाल को हराया था, परवेश वर्मा। और स्पीकर कौन बने हैं, स्पीकर ये है विजेंद्र गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता। ठीक है, विजेंद्र गुप्ता। और सबसे ज्यादा यदि खुशी हुई होगी पूरी दुनिया में स्पीकर बनने की, तो खुद विजेंद्र गुप्ता को ही खुशी हुई होगी, क्योंकि विजेंद्र गुप्ता वही व्यक्ति है जिसको पिछले 2 टर्म में केजरीवाल जो है सदन से फेंकवा रहे थे। जब बीजेपी की 3 सीट्स थी तो विजेंद्र गुप्ता को अपने मार्शल से जो है बाहर विधानसभा, दिल्ली विधानसभा से बाहर फेंकवा दिया गया था। सेकेंड टर्म में भी उनके साथ ऐसा ही किया गया। अब थर्ड टर्म में ये प्लेयर नहीं है, ये अब रेफरी बन चुके हैं। ठीक है, अब स्पीकर ही बन चुके हैं, अब इनके हाथ में पावर है, वो जिसको चाहे उसको बाहर कर दे। ठीक है, वैसे इनका दुर्भाग्य है कि केजरीवाल जो है सदन में नहीं है, नहीं तो ये अपना जो है पूरा कर लेते, अपना बदला पूरा कर लेते। वैसे भी ये स्पीकर बन करके इन्होंने जो है साबित कर दिया कि व्यक्ति को हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए, जो सही है, जो काम करता है वो वापस उसको इनाम रिवार्ड मिलता ही मिलता है, समय रिवार्ड देता है। इसलिए परीक्षा की तैयारी के दौरान आप मेहनत करते रहिए, पढ़ाई कभी भी जो है बेकार नहीं जाता है, आपको आपके मेहनत के अनुसार रिवार्ड मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए सीएम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रेखा गुप्ता जो सीएम बनी है, तो दिल्ली की कौन सी महिला मुख्यमंत्री है, कैवें नंबर की महिला मुख्यमंत्री है। ठीक है, अगर दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री का नाम देखा जाए, महिला मुख्यमंत्री, ठीक है, तो ये कौन से नंबर की है, तो ये 4थी नंबर की है। ठीक है,
4th है। और भारत में क्या है, भारत में 18 पोजीशन है इनका महिला मुख्यमंत्री में। ठीक है, अभी वर्तमान में भारत में 2 ही महिला मुख्यमंत्री है, एक वेस्ट बंगाल में है, कौन, ममता बनर्जी, ठीक है, और दूसरा दिल्ली में है रेखा गुप्ता। ठीक है, रेखा गुप्ता। ठीक है, चलिए, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री ये थी सुचेता कृपलानी। ठीक है, सुचेता कृपलानी। ठीक है, और कहाँ की थी, यूनाइटेड प्रोविंस की, संयुक्त प्रांत की थी, जिसे आज हम लोग उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो सुचेता कृपलानी के बाद सुषमा स्वराज बनी थी महिला मुख्यमंत्री के रूप में। इसके बाद शीला दीक्षित बनी, इसके बाद थोड़े समय के लिए टेम्पोररी आतिशी मार्लेना बनी, और इसके बाद जो है रेखा गुप्ता जो है अभी वर्तमान में चीफ मिनिस्टर बन गई है दिल्ली की। ठीक है, तो इतना पर्याप्त है, इस सबसे जो है प्रश्न पूछ सकता है। चलिए अगला देखते हैं। भारत मंडपम में 16 लीडरशिप कॉन्क्लेव का पहला संस्करण किनके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ठीक है, सोल कनक्लेव, सोल SOUL, सोल कनक्लेव का उद्घाटन किया गया। ठीक है, कहाँ पे, भारत मंडपम में। तो आप देखे होंगे भारत मंडपम में 2 साल पहले G20 का भी मीटिंग आयोजन किया गया था वहां पे। ठीक है, ये देख सकते हैं प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा जो है ये आयोजन किया गया, किस चीज का, सोल कनक्लेव का। ठीक है, सोल का फुल फॉर्म क्या होता है, स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप। ठीक है, स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप। ठीक है, सोल, इसका आयोजन किया गया। और गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में कौन आए थे, गेस्ट ऑफ ऑनर आप देख सकते हैं साथ में कौन खड़े हैं, तो भूटान के PM खड़े हैं, भूटान के PM आए थे शेरिंग टोबांग। ठीक है, इन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो है मेरे बड़े भाई हैं, गुरु हैं। ठीक है, बहुत सारी बातें हुई, और मेनली ये जो कॉन्क्लेव था इसमें जो लीडर्स हैं वो अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में वहां पे चर्चा कर रहे थे कि क्या लीडरशिप कैसा होना चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, और उससे हुए जुड़े हुए मुद्दों को एड्रेस कर रहे थे। इसी में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में कौन आए थे, भूटान के प्राइम मिनिस्टर शेरिंग टोबांग आए थे। ठीक है, सोल का फुल फॉर्म क्या होता है, स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप, स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप। ठीक है, शेरिंग टोबांग भूटान के PM। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस देने के मामले में भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस, पर्सनल यहाँ पे व्यक्तिगत नहीं है, पर्सनल मतलब व्यक्ति को। ठीक है, तो पर्सनल लाइसेंस किसमें, तो पायलट के रूप में पर्सनल लाइसेंस जो दिया जा रहा है डिजिटल रूप से दिया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब डिजिटल रूप से दिया जा रहा है। भारत का कौन सा स्थान है, 2nd पोजीशन पे है भारत। ठीक है, अब फर्स्ट पोजीशन पे कौन कब्जा है, किसका कब्जा है, तो शुरुआत ये किया गया था चाइना के द्वारा। ठीक है, तो पायलट्स को जो है डिजिटल लाइसेंस देने का जो नियम है, डिजिटल लाइसेंस देने का जो नियम है चाइना ने शुरू किया। अब जो है भारत जो है दूसरा ऐसा देश बन गया है जो इस तरह से डिजिटली लाइसेंस दे रहा है पायलट को। ठीक है, डिजिटली ऐसे वो क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस दे रहा है। ठीक है, ये कौन है, ये उड्डयन मंत्री है, नागरिक उड्डयन मंत्री है, इंडिया के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। ठीक है, क्या नाम है इनका, राम मोहन नायडू। ठीक है, राम मोहन नायडू। ठीक है, देख रहे हैं मोबाइल में वो दिखा रहे हैं कि वो जो है पायलट को लाइसेंस मिल गया, डिजिटली अब मिल रहा है। ठीक है, पहले जो है ट्रेडिशनली जो है पेपर वो कार्ड वाला मिलता था लाइसेंस। ठीक है, चलिए वर्तमान में भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मुख्य आर्थिक सलाहकार। ठीक है, क्या है ये, मुख्य आर्थिक सलाहकार। कौन है मुख्य आर्थिक सलाहकार,
तो ये वी अनंत नागेश्वरन है, ठीक है, वी अनंत नागेश्वरन, ठीक है। तो 2022 में इनकी नियुक्ति हुई थी और इनका जो है एक्सटेंड कर दिया गया, इस साल खत्म होना था लेकिन इनका जो है 2027 तक के लिए जो है इनका कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया। ये वी अनंत नागेश्वरन है, ठीक है। इनका कार्यकाल जो है कब तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया? मार्च 2027, 31 मार्च 2027 के लिए जो है इनका कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार पे कई सारी जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक है। भारत के ये मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। तो जितना भी इकोनॉमिक सर्वे वगैरह होता है, इस बार का भी जो इकोनॉमिक सर्वे है इन्होंने ही तैयार किया था, ठीक है। और इनके हिसाब से 6.8% से ऊपर जो है इंडिया की ग्रोथ रहने वाली है। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार भारत के इकोनॉमिक पॉलिसीज को बनाने में जो है मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्रधानमंत्री को आर्थिक मुद्दों पे जो है सलाह देते हैं, सहायता करते हैं। तो इस कारण से इनका जो ये है नियुक्ति है, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस भी हो चुका है, काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो ये प्रधानमंत्री जी के विश्वास पात्र भी है। इनका टाइम जो है एक्सटेंड कर दिया गया मार्च 2027 तक, और योग्य व्यक्ति है। चलिए, एशिया एंड पैसिफिक एसडीजी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? किस संस्था द्वारा जारी की गई? एशिया एंड पैसिफिक एसडीजी प्रोग्रेस रिपोर्ट, तो ये जारी की गई है एस्केप संस्था द्वारा, एस्केप, ठीक है, एस्केप संस्था द्वारा जारी की गई है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है 2030 तक, क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो कॉमन इश्यूज हैं, ठीक है, पूरी दुनिया को मिल करके इन कॉमन इश्यूज का सामना करना पड़ेगा, और उसके लिए एक टारगेट दिया गया कि 2030 तक क्या करना है, पूरी दुनिया के हर देश को ये टारगेट्स कंप्लीट करना है, ये गोल्स को कंप्लीट करना है, ठीक है। इसी गोल्स को क्या कहा जाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। और इस गोल्स में क्या है? तो नो पॉवर्टी, यानी पूरे दुनिया से गरीबी को खत्म करना, जीरो हंगर, कोई भूखा ना मरे, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, सबका जो हेल्थ अच्छा हो, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, सैनिटेशन, वाटर सैनिटेशन, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये सारे जो है 17 ऐसे जो है वैश्विक मुद्दों को एक लक्ष्य बनाया गया कि इन 17 फील्ड्स पे हम लोग को काम करना है और इन गोल्स को अचीव करना है। टारगेट कब का रखा गया? 2030 तक का। तो हर देश अपने हिसाब से जो है काम करता है, ठीक है, हर देश इसमें जो है एसडीजी रिपोर्ट्स पे काम करता है, एसडीजी गोल्स पे काम करता है। आप भी जब भी आंसर राइटिंग लिख रहे हो, उसमें अगर कोई वैश्विक मुद्दा आए, जैसे हंगर का कोई मुद्दा आ गया, पॉवर्टी का मुद्दा आ गया, तो निश्चित है आप थोड़ा सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का भी उसमें एंगल डालिए, आपका जो है आंसर लाजवाब बन जाएगा, ठीक है, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हर देश अपने अपने हिसाब से काम करता है, और ये सिर्फ एक देश की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, लोगों को भी आगे आकर के काम करना चाहिए। यानी ये क्या है? कम्युनिटी ड्राइवन जो है गोल्स है। तो इसी से रिलेटेड जो है एक रिपोर्ट जारी किया गया है, ठीक है, किसके द्वारा? तो एस्केप संस्था के द्वारा, एस्केप संस्था के द्वारा। एस्केप संस्था क्या है? तो एस्केप संस्था का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर एशिया एंड पैसिफिक रीजन, पैसिफिक रीजन, एशिया एंड पैसिफिक रीजन के लिए इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, इसी का शॉर्ट फॉर्म है एस्केप, ठीक है। और ये संस्था अपना रिपोर्ट जारी किया है, कौन सा रीजन में कितना काम हुआ है, कितने बाकी है। टारगेट क्या रखा गया? याद रखना, टारगेट कितना रखा गया? 2030 तक ये सारे गोल्स को सॉल्व करना है, अचीव करना है। कितना गोल्स है? 17 गोल्स है, ठीक है। और ये 17 गोल्स का अगर आप बीपीएससी या यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं तो ये 17 गोल्स आपको याद होना चाहिए, ठीक है, दिमाग में रहना चाहिए, 17 गोल्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यूनाइटेड नेशन के वर्तमान सेक्रेटरी जनरल कौन है? हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। तो कौन है ये? एंटोनियो गुतेरस है। एंटोनियो गुतेरस कहाँ के है? ये पुर्तगाल के हैं, ठीक है। ये एक बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बारे में अगर आप यूनाइटेड नेशन से और भी जो भी क्या डिपार्टमेंट है, क्या किस ऑर्गन का क्या काम है, वो सब जानना है, तो आप जो है
एक लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया गया है, यूनाइटेड नेशन पे एक वीडियो बना हुआ है, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। यूनाइटेड नेशन से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो एक बेसिक प्रश्न दे दिया गया, यूनाइटेड नेशन का अभिषेक सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुतेरस। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। कौन सा टर्म में काम कर रहे हैं? तो ये इनका सेकेंड टर्म है। ठीक है, दूसरे टर्म में काम कर रहे हैं ये। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन इससे संबंधित जितना भी ऑर्गेन्स है, उसके काम है, वो सब जो है इसमें डाल दिया गया, उस वीडियो में है, अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कौन है? एंटोनियो गुतेरस है, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान सेक्रेटरी जनरल है। ठीक है, चलिए, कितने देश इसके सदस्य हैं? 193 देश सदस्य हैं। 193 देश सदस्य हैं। 2 देश सदस्य नहीं है। 2 देश में कौन से हैं? कौन से हैं? तो ये है वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी नहीं है, और दूसरा जो है पैलेस्टाइन जो है नहीं है। ठीक है, ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में इन दोनों को मानता है। ठीक है, 193 देश जो है इसके सदस्य हैं। दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, 5 संस्थाएं हैं, 5 ऑर्गेन्स है इसके अंदर। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। ठीक है, इसका अपना सेक्रेटेरिएट है। ठीक है, 5 संस्थाएं जो है इसके भीतर काम करती हैं। ठीक है, 5 संस्थाएं। तो इस बारे में, यूनाइटेड नेशन के बारे में जो है पूरा डिटेल आप जो है उस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। तो ये आज के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ मिलेंगे, और इसका जो पीडीएफ होगा आप इसके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो डाउनलोड करें, खुद से बनाने का प्रयास करें, रिवीजन करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।